साल 1945 दुनिया एक ऐसी जंग में जल रही थी जिसे इतिहास में वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से जाना जाता है। और इस जंग में एक ऐसा देश था जो हार मानने को तैयार ही नहीं था, वो था जापान। एक छोटा सा देश, लेकिन इरादे इतने बड़े कि उसने दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतों को चुनौती दे दी थी। जापान की सेना इतनी खतरनाक और अनुशासित थी कि उसके सैनिक आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार रहते थे। उनके लिए हार का मतलब सिर्फ मौत था और यही वजह थी कि अमेरिका और उसके साथी देशों के लिए जापान को हराना आसान नहीं हो रहा था। लेकिन कहानी की असली शुरुआत यहाँ से नहीं होती, बल्कि उससे पहले होती है। जब जापान ने धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया, उसने एशिया के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, चीन के बड़े हिस्से पर हमला किया और फिर एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। 7 दिसंबर 1941 एक ऐसा तारीख जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस दिन जापान ने अचानक पर्ल हार्बर अटैक पर हमला कर दिया। यह हमला इतना अचानक और इतना खतरनाक था कि यूनाइटेड स्टेट पूरी तरह चौंक गया था। हजारों सैनिक मारे गए, कई जहाज डूब गए थे और यही वो पल था जब अमेरिका सीधे इस विश्व युद्ध में कूद पड़ा। अब जंग और भी भयानक हो गई। एक तरफ अमेरिका जिसके पास आधुनिक तकनीकी और संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, और दूसरी तरफ था जापान जो हारने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे अमेरिका ने जापान के खिलाफ बड़े हमले शुरू किए। जापान के शहर पर बमबारी होने लगी, लेकिन इसके बावजूद भी जापान ने सरेंडर करने से साफ मना कर दिया था। अब अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या इस जंग को खत्म करने के लिए कुछ ऐसा किया जाए जो पहले कभी नहीं हुआ था। और यहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे खतरनाक हथियार की कहानी। इसी दौरान अमेरिका ने एक गुप्त प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे कहा गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मकसद था एक ऐसा बम बनाना जो एक ही पल में पूरे शहर को तबाह कर दे, खत्म कर दे। सालों की मेहनत, हजारों वैज्ञानिक और अनगिनत एक्सपेरिमेंट के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब दुनिया का पहला परमाणु बम तैयार हो गया था। अब सवाल था इसे इस्तेमाल कहाँ किया जाए, और इसी के साथ जापान का नाम चुना गया था। 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के एक शहर हिरोशिमा में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। कोई काम पर जा रहा था, कोई स्कूल जा रहा था, कोई कुछ कर रहा था तो कोई कुछ। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। तभी आसमान में एक जहाज दिखाई दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदलने वाला है। अचानक एक बहुत तेज चमक हुई और फिर एक ऐसा भयानक धमाका हो जिसने पूरे शहर को पल भर में आग के गोले में बदल दिया। हजारों लोग उसी समय खत्म हो गए और जो बच गए वो भी बुरी तरह जल गए थे। उनके शरीर की त्वचा पिघल रही थी, चारों तरफ चीखें और तबाही का मंजर था। इस धमाके के बाद जो चीज सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुई वह थी रेडिएशन। यह एक ऐसा जहर था जो दिखाई नहीं देता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों के शरीर को खत्म करता जा रहा था। जो लोग उस दिन बच गए थे उनके बाल गिरने लगे, उनका शरीर कमजोर होने लगा, उन्हें खून की गंभीर बीमारियां होने लगी और धीरे धीरे वे भी मरने लगे। सबसे दर्दनाक बात यह था कि इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ा। पैदा होने वाले बच्चे, कोई लंगड़ा पैदा होता, कोई अंधा, कोई ठीक से चल नहीं पाता तो कोई पूरी तरह बीमार रहता। यानी एक हमले से उस समय के लोगों को ही नहीं बल्कि आने वाली कई सालों तक की पीढ़ी को दर्द दिया। लेकिन यह सब यूं ही खत्म नहीं हुआ। इस हमले के कुछ ही दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी परमाणु बम गिराया गया। इस बार भी वही तबाही दोहराई गई। पूरा शहर बर्बाद हो गया, हजारों लोग मारे गए और जो बचे वे जिंदगी भर दर्द सहते रहे। अब जापान पूरी तरह टूट चुका था। उसके पास न ताकत बची थी न कोई रास्ता। चारों तरफ सिर्फ बर्बादी थी। लोगों के घर खत्म हो चुके थे, शहर खंडहर बन चुका था और हर तरफ डर और दर्द का माहौल था। आखिरकार जापान को झुकना पड़ा और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उस समय ऐसा लग रहा था कि अब यह देश कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। आखिरकार जापान को झुकना पड़ा और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उस समय ऐसा लग रहा था कि अब यह देश कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस देश पर परमाणु बम गिर चुका हो, जहां के लोग इतने दर्द से गुजर चुके हो, वहां से वापस उठना लगभग नामुमकिन माना जाता है। उस समय पूरी दुनिया यही सोच रही थी कि जापान अब खत्म हो चुका है और शायद पहले जैसा कभी नहीं बन पाएगा। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि आगे चलकर इसी देश ने ऐसा काम कर दिखाया जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। जापान पूरी तरह टूट चुका था, उसके शहर खंडहर बन चुके थे, लाखों लोग मारे जा चुके थे और जो बचे थे वे दर्द और बीमारी के साथ जिंदगी जी रहे थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि यह देश अब कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि जापान ने हार मानने के बजाय खुद को बदलने का फैसला किया और यही फैसला उसे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में खड़ा करने वाला था।
जब जापान ने आत्मसमर्पण किया तो उसके कुछ समय बाद यूनाइटेड स्टेट के नियंत्रण में रहा। इस दौरान जापान के अंदर कई बड़े बदलाव किए गए। सबसे पहले वहां की सेना को कमजोर कर दिया गया ताकि वह दोबारा युद्ध की तरफ न जाए, और फिर एक नया संविधान बनाया गया जिसमें साफ लिखा गया कि जापान अब कभी युद्ध नहीं करेगा। इस एक फैसले ने जापान की पूरी दिशा बदल दी, क्योंकि अब उसने अपनी ताकत युद्ध में नहीं बल्कि विकास में लगानी शुरू कर दी। जापान के लोगों ने यह समझ लिया था कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें अपने देश को अंदर से मजबूत बनाना होगा। इसलिए उन्होंने शिक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। वहाँ के स्कूल और कॉलेजों में बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अनुशासन और मेहनत की आदत सिखाई गई। हर बच्चा यह सीखता था कि देश को आगे बढ़ने में उसका भी योगदान जरूरी है। यही वजह थी कि वहाँ के लोग बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करने लगे। इसके बाद जापान ने अपने उद्योगों को मजबूत करना शुरू किया। शुरुआत में उनके पास पैसे की कमी थी, संसाधन भी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें शुरुआत की और धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स को इतना बेहतर बनाया कि पूरी दुनिया उनका लोहा मानने लगी। जापान ने यह तय किया कि वह सस्ते नहीं बल्कि सबसे अच्छी क्वालिटी के सामान बनाएगा, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। धीरे धीरे जापान की कंपनियां दुनिया में अपनी पहचान बनाने लगी, जैसे टोयोटा जिसने कार बनाने के तरीके को ही बदल दिया, सोनी जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में क्रांति ला दी, और होंडा जिसने बाइक और गाड़ियों में नई पहचान बनाई। इन कंपनियों ने सिर्फ जापान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर मेहनत और सही सोच हो तो कोई भी देश आगे बढ़ सकता है। जापान ने नई टेक्नोलॉजी पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और उसने नई नई मशीनें बनाई, फैक्ट्रियों को आधुनिक बनाया और हर काम को तेज और आसान बनाने की कोशिश की। यही वजह है कि आज जापान को टेक्नोलॉजी का राजा कहा जाता है। वहाँ की ट्रेनें इतनी तेज और सटीक है कि 1 सेकंड भी देरी नहीं होती, जिसे शिकानसेन के नाम से जाना जाता है। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि जापान की मेहनत और अनुशासन का उदाहरण है। जापान की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग हैं। वहाँ के लोग समय की बहुत कद्र करते हैं। वे अपने कामों को पूरी ईमानदारी से करते हैं और कभी हार नहीं मानते। अगर कोई काम मुश्किल होता है तो वे उसे छोड़ते नहीं बल्कि और ज़्यादा मेहनत करते हैं। यही वजह है कि इतनी बड़ी तबाही के बाद भी उन्होंने खुद को संभाला और आगे बढ़ते रहे। एक और ख़ास बात यह है कि जापान ने हमेशा नई चीज़ें सीखने और पर ध्यान दिया। उसने दुनिया से सीखा लेकिन उसे अपने तरीके से बेहतर बनाया। उसने अपनी गलतियों से सबक लिया और दोबारा वही गलती नहीं दोहराई। यही सोच उसे बाकी देशों से अलग बनाती है। धीरे धीरे जापान की अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगी। उसके शहर फिर से बसने लगे थे और जो देश कभी खंडहर बन चुका था वही देश कुछ ही सालों में दुनिया के सबसे विकसित देशों में शामिल हो गया। आज जापान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। उसकी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है और उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस देश ने परमाणु हमले की सबसे बड़ी तबाही देखी वही देश आज शांति और विकास का मिसाल बन गया। जापान ने दुनिया को यह सिखाया कि अगर इंसान ठान ले तो वह किसी भी हालात से बाहर निकल सकता है, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। यह कहानी सिर्फ एक देश की नहीं है, यह एक सोच की कहानी है। यह उस हिम्मत की कहानी है जो हर मुश्किल के बाद भी हार नहीं मानती, और यही वजह है कि आज जापान को दुनिया में एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उसने यह साबित कर दिया कि असली ताकत हथियार में नहीं बल्कि लोगों की मेहनत और उनके इरादों में होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।